नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नीमच के एचडीएफसी बैंक महाघोटाले को लेकर लगातार वॉइस एमपी की टीम हर एक अपडेट आपको देती आ रही है। अगर बात की जाए तो किस तरीके से इसको खुलासा हमने किया था, साथ ही अगर बात की जाए सुबह किस तरीके अपडेट दी एफआईआर को लेकर, अब अगर बात की जाए तो इस पर एक बार फिर अपडेट देने के लिए आपके सामने आए हैं और इसको बारीकी से समझेंगे कि घोटाले में किस तरीके से बड़े सवाल खड़े होते हैं, किन किन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है आखिर इस घोटाले में। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी और उनसे जानेंगे, पूछेंगे कि आखिर घोटाले में किस तरह के घोटाले को अंजाम दिया और क्या बड़े सवाल खड़े होते हैं जिम्मेदारों पे एचडीएफसी बैंक के। मुस्तफा जी, किस तरह के बड़े सवाल खड़े होते हैं? देखिए नवीन, सबसे पहले तो वॉइस ऑफ एमपी की पूरी टीम को मैं साधुवाद दूंगा, दिल से बधाई दूंगा कि आधी रात को इस खबर पे काम किया और सबसे पहले ये भंडा वॉइस ऑफ एमपी ने फोड़ा। और जो तमाम लोग इस समय वॉइस ऑफ एमपी से जुड़े, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखें। हम इसमें चौंकाने वाली जानकारी देने वाले और किस तरह हम परत दर परत इस पूरे मामले का हमने इन्वेस्टिगेशन किया है और इसमें बहुत बारीकी से हम बताएंगे। और यदि आप एचडीएफसी के उपभोक्ता है तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। और जो बात मैं आपसे कह रहा था कि यदि जिस तरह से अभी एचडीएफसी का रुख है, यदि वॉइस ऑफ एमपी ने इस खबर को ब्रेक नहीं किया होता, यदि इस खबर को वॉइस ऑफ एमपी ने नहीं उठाया होता, तो शायद इस पूरे मामले को दबा दिया जाता। देखिए, अभी एचडीएफसी ने कितनी आसानी से एक एफआईआर कोतवाली थाने में की, जिसमें उन्होंने ये जो उनके रीजनल मैनेजर है नितेश पाटिल, उन्होंने बेहद आसानी से कहा कि 6,16,21,000 रुपए की हेराफेरी हुई है। उसमें से 1,60,64,00,000 रुपए उस व्यक्ति ने हमें जमा करा दिए हैं। अब 4,55,57,000 रुपए लेने हमें बाकी। तो ये बैंक है कि बढ़िया की दुकान है? आप ये बताइए कि बैंक को ये अथॉरिटी किसने दी कि यदि बैंक में कोई चीज का गबन हुआ, घोटाला हुआ, तो बैंक रिकवरी कर लेगा? बैंक को आईपीसी के अंदर पावर है। ये रिकवरी पुलिस थाने में होगी, कोतवाली थाने में होगी। कोतवाली के टीआई योगेंद्र सिंह सिसोदिया इसकी रिकवरी करेंगे, वो फंड वहां जमा होगा, उसके बाद बैंक को मिलेगा। तो मतलब ये है कि यदि कुल मिलाकर के बैंक, एक बात साफ हो गई है कि हमने जब इस खबर को ब्रेक किया उसके 2-3-4 दिन पहले बैंक में ये चीज हो चुकी थी। ये इस घोटाले की पूरी बात बैंक के सामने आ गई थी और बैंक के अफसर इंटरनली मांडवाली में लगे थे रितेश ठाकुर के साथ, उससे पैसा मंगवाने में लगे थे। और वो पैसा जो 1,60,64,00,000 रुपए की बात आई है, वो रुपए जमा कर लिए गए। लेकिन जब वॉइस ऑफ एमपी ने इस खबर को ब्रेक किया तो एचडीएफसी बैंक मजबूर हो गया एफआईआर करने के लिए। इसलिए मैंने कहा कि मैं वॉइस ऑफ एमपी की पूरी टीम को और खास तौर पे आपको साधुवाद दूंगा कि सबसे पहले इस खबर पे काम आपने किया। तो ये एक बड़ी बात है। दूसरी एक और खास बात कि जो तमाम लोग वॉइस ऑफ एमपी से जुड़े, उनसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको लगता है हमारी खबरें सच्ची और अच्छी है तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक और बात नवीन, अब हम इस पे परत दर परत बात करेंगे। हम इस पूरे सिस्टम को समझाएंगे और बताएंगे और इस कोशिश करेंगे हम आखिरी तक कि इस पूरे घोटाले को किस तरह अंजाम दिया गया, कैसे इस घोटाले में एक रितेश ठाकुर नहीं, 1 दर्जन रितेश ठाकुर शामिल है और किस तरह से ये पूरा खेल चल रहा था और कितने समय से चल रहा था, वो तमाम बात हम बताएंगे। देखिए नवीन, जो बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट मशीन होती है जो एचडीएफसी में लगी, ये कैश डिपॉजिट मशीन जो है ये वेंडर के थ्रू बैंक में इंस्टॉल होती है और ये एक करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। ये जो कैश डिपॉजिट मशीन है ये बहुत ही उच्च क्वालिटी की मशीन होती है और इसमें 2 तरह की मशीन आती है नवीन। जो एक मशीन आती है जिसको बीएनए कहते हैं, ये जो मशीन होती है बल्क नोट एक्सेप्टर, इस मशीन, और एक दूसरी मशीन जो आती है वो आती है रिसाइकलर। तो ये दोनों ही मशीन में जो भी कस्टमर रुपए डालता है उसकी तस्वीर खींचती है, उसकी डिटेल नोट होती है और यदि और दूसरी खास बात है कि वो नोट की छटनी करती है और यदि किसी अकाउंट होल्डर ने उसमें जो नोट डाले हैं उसमें किसी का एक नोट नकली है
तो इस बात को भी वो मेंशन करती और एक अलग ट्रे में रख देती। आप समझ रहे मेरी बात कि कितनी परफेक्ट होती है मशीन कि वो अकाउंट होल्डर के फोटो से लेके उसके द्वारा डाले गए नोटों की तमाम डिटेल मेंशन करती है, उसका एक लेजर तैयार करती। और यदि आपने 20,000 रुपए डाले और उसमें 500 का एक नोट नकली है तो अलग ट्रे में चला जाएगा, आपके अकाउंट में 19,500 रुपए की एंट्री होगी। बीएनए बल्क नोट एक्सेप्टर और रिसाइकलर में एक बेसिक फर्क है। जो बीएनए है उसके अंदर एक पर्टिकुलर टारगेट होता है कि वो आज दिन भर में 20 लाख रुपए ही जमा करेगी। 20 लाख रुपए होने के बाद वो मशीन बंद हो जाती है। लेकिन रिसाइकलर जो होती है उसके अंदर अनलिमिटेड अमाउंट जमा होता है। वो एक एटीएम की तरह भी काम करती है, मतलब रुपए जमा भी करती है और वो रुपए जो है वो वापस से जो है वो एटीएम के थ्रू रिलीज भी करती है। जो रिसाइकलर होती है तो उसकी लिमिट नहीं होती, उसमें आप कितना भी कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और उसमें से कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये दो तरह की मशीन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात नवीन कि जो ये मशीन जहां लगी होती है, इस मशीन को जो के दो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं। एक के पास फिजिकल की होती है, एक के पास डिजिटल की होती है। और जब वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तब ये मशीन ओपन होती है। ओके, एक आदमी इस मशीन को कभी नहीं खोल सकता, एक आदमी से ये मशीन नहीं खुलती। ओके, तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये होती है कि जब ये मशीन खुलती है और जब इस मशीन से शाम को कैश निकाला जाता है, उसको गिना जाता है, तो उसकी पूरी लाइव फुटेज चलती है। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी गया चुपके से चाबी खोली, निकाली, पैसे निकाले और लेके चला गया। नहीं, दो लोग होते हैं, फिर उस पूरे घटनाक्रम की लाइव फुटेज होता है और वो कैमरा ब्रांच मैनेजर के चेंबर में लगा होता है। उसकी वहाँ पे वो लाइव फुटेज ब्रांच मैनेजर देखता है कि ये कैश विड्रॉ करने ये दो लोग गए, ये कैश निकाल रहे हैं, कैश गिन रहे हैं और कैश लेके जा रहे हैं। और जब ये कैश निकाला जाता है तो उसके साथ एक लेज़र भी प्रिंट होता है। उस लेज़र के अंदर कंप्लीट डिटेल होती है कि आज नवीन पाटीदार ने इतने रुपए जमा कराए, उसमें 500 के नोट इतने थे, 1000 के नोट इतने थे, इतने 100 के थे, इतने 50 के थे। और वो लेज़र के बाद वो कैश बैंक में जमा होता है। इसके साथ शाम को एक ईओडी जनरेट होती है। ये ईओडी जो है, जो सेंट्रलाइज स्विच है, उसको रिपोर्ट देती है। वो ईओडी वहाँ जाती है, उसके अंदर पूरे दिन भर के कैश डिपॉजिट की सभी डिटेल होती है। वो ईओडी और जो कैश बैंक के अंदर जमा हुआ है वो दोनों टैली होती है। यदि उसमें वेरिएशन है कि आपकी कैश डिपॉजिट मशीन में आज दिन भर में 50 लाख रुपए जमा हुए, लेकिन शाम को जब दो कैशियर ने उसको ओपन किया और वो कैश निकाला और वो अगर 40 लाख जमा हुआ है तो 10 लाख रुपए अगर कम है तो तत्काल एक मेल जनरेट होता है। वो मेल बैंक के तमाम जिम्मेदार अधिकारियों के पास होता है, इंक्लूडिंग ब्रांच मैनेजर। तो आप वो रोज ईओडी जनरेट होती है, सेंट्रलाइज स्विच को जाती है और वो रिपोर्ट जो है वो शाम को अगर वो रिपोर्ट में वेरिएशन है कि जो कैश निकाला गया, जो कैश निकाल कर बैंक में जमा किया गया और जो कस्टमर्स ने जो मशीन में डिपॉजिट किया उसमें फ़र्क कैसे हो सकता है, तत्काल मेल आ जाता है। तो एक व्यक्ति 6 करोड़ से ज़्यादा रुपए लेता गया और किसी को इस बात का पता ही नहीं चला। क्या रोज ईओडी नहीं आ रही थी? क्या जो बैंक के अंदर रुपए जमा हो रहे थे उसका डिफरेंस पता नहीं चल रहा था? तो आप ये देखिए कि कितनी लेयर्स होती है, एक लेयर्स नहीं होती। तो इतने सारे लेयर्स के बीच एक व्यक्ति उस कैश डिपॉजिट मशीन से रुपए लेके अपने घर जाता रहा और बैंक में मौजूद किसी भी व्यक्ति को कोई पता नहीं चला। और अब एक पांचवा जो खास बात है वो ये होती है कि दो लोग उसको खोलते हैं, लेजर जनरेट होता है, ईओडी जाती है, जब रुपए निकाले जाते हैं तो उसका लाइव फुटेज ब्रांच मैनेजर देखता है। इसके अलावा बैंक में सरप्राइज जो है
इंटरनल ऑडिट तो महीनों सालों में आती है, लेकिन हर महीने 15 दिन में एक सरप्राइज चेक होता है। वो सरप्राइज चेक ब्रांच मैनेजर के लेवल पे हो सकता है, रीजनल मैनेजर के लेवल पे हो सकता है, और कई बैंकों में एक टीम होती है जो सरप्राइज चेकिंग करती रहती है। तो आप ये बताइए कि 6 करोड़ से ज़्यादा रुपए निकल गए, तो कोई सरप्राइज चेकिंग ही नहीं हुई, किसी तरह का कोई इस मामले के अंदर कोई जानकारी किसी को नहीं मिली कि एक व्यक्ति कैश डिपॉजिट मशीन से रुपए लेके घर जा रहा है। किसी भी लेवल पर, किसी भी स्तर पर ये पता ही नहीं चला नवीन। ये बड़ी बात है नवीन। बड़ी बात है ये कि कितनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उसके बाद जाके जो है बैंक में पेमेंट जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब इतनी सारी प्रक्रिया से निकलना, उसके जिम्मेदार अधिकारी भी होंगे, तो आखिर इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं और भी लोग मिले होने की आशंका आराम से जताई जा सकती है, क्योंकि जितनी प्रक्रिया है, मुझे क्या माना जाए कि इतनी प्रक्रिया है, तमाम प्रक्रियाओं से जुड़े हुए अधिकारी भी होंगे, तो क्या उनकी भी इसमें जो है कहीं मिली भगत हो सकती है? देखिए नवीन, ये जो मैंने आपको पूरा सिस्टम बताया, ये बहुत आला दर्जे की मशीन है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसके अंदर तमाम स्टेप्स हैं, ऐसे कोई मजाक नहीं है। मैंने अपनी आज सुबह की एक खबर में कहा था कि आपके हमारे घर में 100 का एक नोट यहाँ से वहाँ हो जाता है तो हम पूरा घर गूंद देते। बैंक से एक आदमी 6 करोड़ लेता गया, किसी को पता ही नहीं चला। 2 महत्वपूर्ण बातें इस पूरे मामले में निकल के आई है। वो ये आई है कि आम बैंक में एक खास बात होती है कि किसी भी कर्मचारी को लंबे समय तक एक सीट नहीं दी जाती। आज अगर कोई लेज़र पोस्टिंग कर रहा है तो कल वो आरटीजीएस पे होगा, और कल कोई आरटीजीएस पे बैठा है तो उसको किसी और काम में लगा दिया जाएगा, ताकि उस जगह स्थायी तौर पे बैठ के वो कोई कारनामा अंजाम ना दे। इसलिए अमूमन बैंकों में ये सीट्स बदल दी जाती, बैंकों में कुछ ही दिनों में काम बदल दिया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि बैंक में जब भी कोई नई ब्रांच खुलती है, एक ब्रांच की 2 ब्रांच होती है तो वहाँ स्टाफ नया आता है, लेकिन एचडीएफसी ने अपनी एक ब्रांच और खोल दी। दूसरी बात है कि एचडीएफसी में जो स्टाफ अभी काम कर रहा है, सालों से वो स्टाफ यहीं घूम रहा है, वो जाते हैं वापस आ जाते हैं। अभी जो नई ब्रांच खुली उसमें भी वही पुराना स्टाफ फिट कर दिया गया। तो एचडीएफसी के ब्रांच में जो लोग काम कर रहे हैं, यदि उनके बारे में तफ्तीश की जाए तो वो लंबे समय से जमे हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तमाम लोग लंबे समय से क्यों जमे हैं? क्या बैंक के आला अधिकारियों को इसका पता नहीं था? उनको ये पता नहीं चला कि ये लोग इतने लंबे समय से जमे? दूसरी खास बात है कि जो बैंक के अंदर जिन सीट्स पे लोग बैठे थे, वो एक ही काम को लंबे समय से क्यों कर रहे थे? क्यों उनकी सीट्स नहीं बदली गई? क्यों उनकी जगह नहीं बदली गई? तो कहीं ना कहीं इस बात का ये प्रतीक है कि इसमें और भी लोग इन्वॉल्व थे, सारे इस नेक्सस में थे। लेकिन वॉइस ऑफ एमपी ने जब खबर रात को 12 बजे ब्रेक की तो उससे बैंक में हाहाकार मच गया। उनको मजबूरी के अंदर जाके थाने में एफआईआर करनी पड़ी, क्योंकि वो मामला ओपन होने के बाद बैंक झंझट में फंस सकता था कि इतना बड़ा गबन, इतना बड़ा घोटाला होने के बाद आप पुलिस थाने क्यों नहीं पहुंचे। और आप ये बताइए कि कितनी हास्यास्पद बात है कि वॉइस ऑफ एमपी की खबर ब्रेक करने के बाद उनका रीजनल मैनेजर नितेश पाटिल एक एफआईआर देता है जिसमें वो एक्सेप्ट करता है कि 1 करोड़ इतने लाख रुपए हमारे पास आ चुके हैं, इतने लेना बाकी है। अरे श्रीमान जी, बैंक से 1 रुपया कोई ले सकता है? और अगर कोई गबन या घोटाला करके वो रुपया लेके गया है तो वो कैसे आप सीधे जमा कर सकते हैं? वो रिकवरी पुलिस का जिम्मा है, पुलिस उसकी ऑन द रिकॉर्ड रिकवरी करेगी। और अभी जो रुपया आपने ले रखा है ये भी पुलिस में जमा होगा, ये भी रिकॉर्ड पे आएगा। ऐसे कैसे आपने, एक आदमी गबन करता रहा, वो पैसे लेकर घर चला गया, वो कल आता है, श्रीमान जी मैंने गबन किया था, पैसे रख लो। ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल? नहीं हो सकता। क्या संभव है? क्या नवीन पाटीदार को 100 रुपये बैंक से उठाने की इजाजत है? तो आप जनता की खरी कमाई का पैसा, आज हजारों कस्टमर जो एचडीएफसी में अपना अकाउंट रखे हुए हैं, करोड़ों रुपया इन बैंक कर्मचारियों के भरोसे पे इस बैंक में जमा कराया जाता है। और यदि वहां पर कोई सेफ्टी नहीं है पब्लिक के पैसे की, तो कैसे संभव होगा कि वो वहां पैसे जमा कराएगा? आज छोटे कर्मचारी, छोटे लोग, मजदूर तबका, हर तरह के, हर वर्ग के लोग, और बड़ा आदमी भी है तो उसका पैसा
ऐसा थोड़ी है कि उसको कोई खा जाएगा, उसकी अपनी मेहनत का पैसा है। तो बैंक के अंदर रुपए की सेफ्टी नहीं है। जो जानकार लोगों से हमारी बात हो रही है, जो जानकार बैंकिंग से रिलेटेड लोग हैं, उनका ये कहना है कि ये पूरा घोटाला 6 करोड़ का नहीं, कई करोड़ का हो सकता है अगर इसकी गहराई से जांच हो तो। दूसरा, इसमें कई बड़े लोग एचडीएफसी के शामिल हो सकते हैं जिन्होंने इस पूरे नेक्सस को शेल्टर दे रखा था। पूरे नेक्सस को जो है इन्होंने उसके ऊपर पर्दादारी कर रखी थी। तो इसकी गंभीरता से, गहराई से यदि जांच होती है तो कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। यहाँ तक कि जो जानकारी हमें मिल रही है, जो रितेश ठाकुर है जिसमें इसको मोहरा बनाया गया है, जिसको रितेश ठाकुर को इसमें, रितेश ठाकुर आरोपी है, रितेश ठाकुर इन्वॉल्व है, लेकिन रितेश ठाकुर की पीठ पे भी कई लोग हैं। जानकार ये भी कह रहे हैं कि रितेश ठाकुर जिस समय सामने आएगा, जब वो गिरफ्तारी देगा या उसे पुलिस गिरफ्तार करके लाएगी। वैसे भी कुछ देर पहले मेरी टीआई नीमच योगेंद्र सिसोदिया से बात हुई थी, उन्होंने जो कहा कि हमने तमाम सीसीटीवी फुटेज और वो बैंक से ले लिए और हमारी जो टीमें हैं जो रितेश ठाकुर को गिरफ्तारी के लिए निकल चुकी, वो स्वयं भी उसकी तलाश में निकल चुके, ऐसा उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया। तो मुझे जो लगता है कि रितेश ठाकुर एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है और उसकी गिरफ्तारी के बाद इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं। लेकिन ये वाइसर एमपी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है कि उन्होंने इतने बड़े एक घोटाले का राजफाश किया। यदि ये खबर वाइसर एमपी ब्रेक नहीं करता तो बैंक इंटरनली 4-5 दिन से इस पे लिपापोती में लगा हुआ था। उनकी एफआईआर से बात साबित होती है कि किस तरह से वो अंदर खाने ये सब मैनेजमेंट बिठा रहे थे। कैसे आपके यहाँ घोटाला हो गया, गबन हो गया, आप कैसे किसी को बुलाओगे और कहोगे कि गबन के पैसे जमा करा दे? इज इट पॉसिबल? तो एक बड़ी बात है नवीन, और ये मैं वापस आपको साधुवाद देता हूँ इस खबर के लिए। मुस्तफा जी, अगर बात की जाए, आपने बताया कि ये 6 करोड़ नहीं और भी कई करोड़ों का घोटाला हो सकता है और रितेश एक मोहरा है। अगर बात की जाए तो जो इसमें बड़े अधिकारी जो इसमें इन्वॉल्व है, तो क्या माना जाए कि रितेश की जान को खतरा भी हो सकता है कि उनका नाम अगर आता है तो एक बड़ा खुलासा हो सकता है? देखिए नवीन, ऑब्वियसली ये बात है और वो हम इस पूरे घटनाक्रम में नज़र रखे हुए हैं। और दूसरी बात है कि ये जो रितेश जब पुलिस की गिरफ्तार होगा या पुलिस उसको लाएगी, और चूंकि वो पुलिस कस्टडी में आने के बाद तो सारी चीज़ें कोई उस पुलिस के उस पर चलेगी, तो रितेश के आने के बाद कई परतें खुल सकती और ये पता चलेगा कि कितने लंबे समय से पूरा खेल ऑपरेट हो रहा था। और मैं समझता हूँ कि जो जानकार हमें बता रहे, जो बैंकिंग से जुड़े लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, जिसमें अपना दखल रखते हैं, उनका तो ये कहना है कि ये मामला पैन इंडिया जा सकता है, पर ये जांच के बाद आएगा। क्योंकि जो मशीन वहाँ काम करती है वो इसका इतना परफेक्ट काम है कि उसमें चूक हो ही नहीं सकती। तो ये चूक एक आदमी के बस के बाहर है। जितनी तरह से ये मैंने जो तरीका आपको बताया, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कई तरह के राज सामने आ सकते हैं। अभी थोड़ा इंतजार की जरूरत है नवीन। मुस्तफा जी, अगर और आपने इतनी बारीकी से इसको समझाया और हमारे दर्शकों को बताया, साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि एक दिन में 6 करोड़ तो आदमी घर नहीं ले गया होगा बारीकी से, कभी 25,000, कभी 50 लाख, कभी 2 लाख, 5 लाख, तो क्या समझा जाए कि एक लंबा समय से ये खेल चल रहा था? हाँ बिल्कुल, कई महीने हो चुके थे इस काम को करते हुए, तब जाके इतनी बड़ी रकम जो है वो निकाली गई, वो खुर्द-बुर्द की गई, वो अपने पास रखी गई। ये एक दिन का काम नहीं है, लेकिन 5 करोड़ के ऊपर का यदि कोई भी घोटाला या गबन है तो उसकी सीबीआई जांच लाजमी है। तो जब सीबीआई इसमें इंटरवीन करेगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और वैसे मैं आपको बता दूं कि नीमच टीआई योगेंद्र सिसोदिया वो एक काबिल अफसर है, और ये कोतवाली में जो एफआईआर हुई है वो भी इस केस की पूरी परख उखाड़ और जांच पड़ताल में लग चुके हैं। तो हो सकता है आने वाले 2-3 दिनों में इसमें बड़े और चौंकाने वाले खुलासे होने। तो बड़ी अपडेट हमने आपको एचडीएफसी बैंक से जुड़ी हुई बताई, किस तरीके से इस मामले में बारीकी से आपको समझाया वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी ने, किस तरीके से इस घोटाले को अंजाम दिया, किस तरीके से एक के बाद एक चेन बनी हुई थी। और एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जब इतने प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उस प्रक्रिया से जुड़े तमाम अधिकारी इस पर नजर रख रहे थे, तो ये घोटाला कैसे हो गया, इसे लेकर जो है बड़ा अपडेट हमने आपको बताया। साथ ही अगर बात की जाए तो ऐसे भी खबरें निकल के आ रही है कि
रितेश जब गिरफ्तार होगा तो एक कई बड़े अधिकारियों के नाम भी सामने आ सकते हैं और इस घोटाले का बड़ा घोटाला खुलासा हो सकता है। ये था अब तक का अपडेट। इस अपडेट के लिए बने हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।